वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फिजियोस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इट इज़ प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर पेन ऑफ द शोल्डर ड्यूरिंग द थ्रोइंग और ओवरहेड एक्टिविटीज़। ये क्या है? मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर पेन होती है हमारे शोल्डर जॉइंट में। ज़्यादातर ये कब होती है? थ्रोइंग एक्टिविटीज़ में या फिर ओवरहेड एक्टिविटी जब हम करते हैं। इन्फ्रास्पाइनेटस एंड द टीरिस माइनर विल बी अफेक्टेड। अब जो इंटरनल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है इसमें ज़्यादातर हमारी कौन सी मसल अफेक्ट होती है? इन्फ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। कॉजेज क्या क्या है, कारण क्या क्या है इंटरनल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के? इसमें क्या होता है? इम्पिंजमेंट ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द रोटेटर कफ मसल अगेंस्ट द ग्लिनोइडल लैब्रम। जब रोटेटर कफ मसल होती है वो हमारे इंट्रा आर्टिकुलर सर्फेस के अगेंस्ट वर्क करती है ग्लिनोइडल लैब्रम में, तब क्या होती है हमारी इंटरनल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल टेनिस प्लेयर। अब प्रेवलेंस क्या क्या है, संभावनाएं क्या क्या है, ये किन किन पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकती है? इट इज़ मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ शोल्डर। 44 to 65 ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम शोल्डर पेन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन शोल्डर डिसऑर्डर है। इसमें 44 to 65% जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सफ़र कर रहे थे हमारे शोल्डर पेन में। ओल्ड एज पीपल आर मोर प्रोन टू दिस कंडीशन। ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। क्यों उनमें ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं? क्यों? क्योंकि उनमें डीजनरेटिव चेंजेस 40 ईयर्स के बाद आ जाते हैं। इसीलिए जो इम्पीचमेंट के केसेस आएंगे हमारे पास, जो भी पेशेंट आएगा वो हमारे 40 के अबव ही हो सकता है। क्योंकि जब डीजनरेटिव चेंजेस आएंगे तो जो हमारी अक्रोमियम प्रोसेस है और जो इसका शेप है वो क्या करेगा? डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका एंगल डिक्रीज हो जाएगा और इसके अंडर जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे वो क्या करेंगे? कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। विद इंक्रीज एज प्रेवलेंस ऑफ द इम्पिंजमेंट एंड द शोल्डर पेन इंक्रीज। एज के इंक्रीज होने की वजह से इम्पिंजमेंट और शोल्डर पेन होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी मस्कुलर इम्बैलेंस एंड एनाटमी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब मस्कुलर इम्बैलेंस और एनाटमी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? वेरिएशन इन द अक्रोमियम प्रोसेस। जब ये हमारा अक्रोमियम प्रोसेस है, अगर इसमें वेरिएशन आएंगी तो इसमें भी हमें इम्पीचमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एंगल ऑफ द अक्रोमियम, अगर एंगल अक्रोमियम का इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो भी क्या करेगा? वो अफेक्ट करेगा पेशेंट को और जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। डीजनरेशन चेंज इन द अक्रोमियम। डीजनरेशन चेंजेस भी क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे शोल्डर को। क्लेविकुलर जॉइंट, अगर क्लेविकुलर जॉइंट भी क्या करेगा? ज़्यादा या फिर कंप्रेस होगा या ज़्यादा टाइट होगा तो भी वो क्या करेगा? हमारे इम्पिंजमेंट होने के चांसेस इंक्रीज कर सकता है। कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट डिफेक्ट, अगर कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट डिफेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है? इम्पिंजमेंट के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अदर्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? हिस्टोलॉजी ऑफ द टेंडन। कोई भी हिस्टोलॉजी ऑफ द टेंडन्स लाइक टेयर हो गया, कोई भी हो गया ऐसा केस है, उसमें क्या हो सकता है कि हमें इम्पिंचमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एज भी अगर इंक्रीज होगी 40 से अबव तो उसमें भी हमें क्या है? इम्पिंचमेंट देखने को मिल सकता है पेशेंट में। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारी जैसे मसल स्ट्रेंथ आ गई, अगर मसल स्ट्रेंथ शोल्डर के अराउंड जो भी मसल्स है अगर उसमें मसल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होगी, वो वीक होगी, तो भी वो क्या करेगी? अफेक्ट करेगी पेशेंट के शोल्डर को और वो पेनफुल कर देगी, जिसकी वजह से क्या है? इम्पिंजमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। मस्कुलर एक्सटेंसिबिलिटी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल हमारा अक्रोमियम प्रोसेस हो गया। ग्लूनोह्यूमरल काइनेमेटिक्स, अगर ग्लूनोह्यूमरल काइनेमेटिक्स जो कि हमारे ग्लूनोइडल जो हमारे शोल्डर जॉइंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर उसकी काइनेमेटिक्स ही सही नहीं होगी तो क्या करेगा? वो भी इम्पीचमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। पॉस्चुरल एर्गोनॉमिक्स, अगर पॉस्चर ही पेशेंट का सही नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा झुक कर चल रहा है या फिर पीछे ज़्यादा झुक कर चल रहा है या फिर उसका सिटिंग पैटर्न ही बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि उसके शोल्डर पर या फिर अपर थोरैसिक लिमिट्स पे ज़्यादा उस पर कंप्रेशन पड़ी तो उसमें भी हमारे शोल्डर इम्पीचमेंट के चांसेस हो सकते हैं। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है कि हम जब पेशेंट एक थेरेपिस्ट के पास आएगा तो उसमें जो पेशेंट होगा वो किस तरीके से क्लिनिकल सिम्टम्स लेकर आएगा। तो वो द अफेक्टेड पेशेंट आर यूजुअली अबव द एज ऑफ 14 ईयर्स विद द प्रेजेंटेंट पेन एंड
पेन एंड वेरी रेयर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। तो इसमें क्या है, जो पेशेंट होगा वो हमारा यूजुअली वो क्या होगा 14 ईयर्स से ज़्यादा अबव का होगा और उसे पेन होगी और उसका कोई भी ट्रॉमा या फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह का हिस्ट्री नहीं होगा। पेनफुल आर्च होगा उसमें ड्यूरिंग द एबडक्शन, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा जब वो एबडक्शन करेगा। पेन बिकम सीवियर विद व्हेन पेशेंट लाई ऑन अफेक्टेड साइड, जब पेशेंट अपने अफेक्टेड शोल्डर के साइड में सोएगा तो उसे पेन काफ़ी ज़्यादा होगा। अब इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को कि हाँ ये इम्पिंजमेंट है और ये इम्पिंजमेंट का ही सिंड्रोम है। तो एक्सरे टू चेक द शेप ऑफ द अक्रोमियम प्रोसेस, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन एंड द प्रॉब्लम इन द एसी जॉइंट। एसी जॉइंट मतलब अक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट। तो हम एक्सरे करा सकते हैं क्या चेक करने के लिए, अक्रोमियम प्रोसेस को चेक करने के लिए, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कहीं वो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन तो नहीं ना हो रही है वहाँ पर, एक्स्ट्रा बोन जिसे हम कहते हैं, और प्रॉब्लम इन द एसी जॉइंट, अगर एसी जॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हम एक्सरे के थ्रू चेक कर सकते हैं। एमआरआई इन केस ऑफ द टीयर, अगर टीयर है रोटेटर कफ में कोई भी टीयर है तो हम एमआरआई के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक है, अल्ट्रासाउंड अगर एमआरआई हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर नहीं आ रही है तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, वो भी डायग्नोस्टिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके इसके नोट्स मुझे आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।